जाना हुआ सत्ता में ही, उनको पता ही नहीं कि झारखंड को हम लोग लिए कैसे, तो उस उद्देश्य को पूर्ति होगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि झारखंड में नली और गली की जो लड़ाई चल रहा है वो 23 साल से चलता ही रहा। ना नली बना, ना गली बना, ना सड़क बना, जस का तस स्थिति, और लड़ाई वही चल रही है। जबकि जो सबसे बेस्ट चीज़ था वो बनाने का था नीति। क्या बनाना था? नीति। सबसे पहले ज़रूरी था पहचान की, सबसे पहला ज़रूरी था पहचान की, लेकिन आज तक नहीं दे पाया। आप जब महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पहचान है कि मराठी कौन है, जब आप गुजरात जाएंगे तो वहाँ पहचान है कि गुजराती कौन है, जब आप बिहार जाएंगे तो वहाँ पहचान है कि बिहारी कौन है, लेकिन जब आप झारखंड आएंगे तो वहाँ पहचान ही नहीं कि झारखंडी कौन है। कैसे आप जानेंगे कि आप झारखंडी? बिहार ने जैसे भी अपने आप को परिभाषित किया, जैसे आपने आप को घोषित किया कि हम बिहारी हैं, कोई ना कोई तो आधार तय किया होगा। उसी तरह महाराष्ट्र में मराठियों के लिए भी कोई ना कोई क्राइटेरिया तय किया गया, परिभाषित किया गया, आइडेंटिफाई किया गया कि मराठी कौन है। गुजरात में भी गुजरातियों को आइडेंटिफाई किया गया। मतलब जितने भी भारत में 28 राज्य में, उसमें से 18 राज्यों ने अपने अपने लिए एक मापदंड तय किया कि वहाँ के लोग कौन है, वहाँ के स्थानीय कौन है। देखिए, दो चीज़ें होता है, एक होता है नागरिकता और दूसरा होता है स्थानीयता। नागरिकता एक होती है लेकिन स्थानीयता अलग अलग होती है। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार का स्थानीयता तय होता है अलग तरीके से, महाराष्ट्र का तय होता है अलग तरह से, गुजरात का तय होता है अलग तरीके से। उसी तरह से आज 23 सालों के झारखंड में हम लोग भी कह रहे हैं सरकार से, जितनी भी सरकारें बनी उनसे हम लोग हर बार मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले झारखंडियों को पहचान दिया जाए। 2002 में भी डोमिसाइल नीति का लड़ाई चली थी, वो विफल रहे थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो तय किया इस लड़ाई में, वो पहला तय किया है कि सबसे पहले झारखंडियों को पहचान दिया जाए। जब झारखंडी का पहचान हो जाएगा उसके आधार पर स्थानीय बना जाए, फिर उसके आधार पर नियोजन बनाया जाए, फिर विस्थापन नीति है, खनन नीति है, उद्योग नीति है, फिर हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको PG to KG की पढ़ाई, KG to PG की पढ़ाई शामिल हो। उसके बाद हमारा जो नौकरी है, जो CD की नौकरी है उसमें 90% झारखंडियों को दिया जाए, और जो प्राइवेट की नौकरियां हैं उसमें 75% हमारे लोगों को दिया जाए। जो BDO CO के जो पोस्ट हैं उसमें भी हमारे 75% हमारे लोगों को भरा जाए। इस तरह के हमारे 21 नीतियों का हम लोग मांग लेकर चले हैं। उलगुलान 3.0, इसमें हम लोगों ने एक नारा दिया, विचार दिया है। उलगुलान 3.0 में 3 चीज़ें शामिल हैं कि हम लोग झारखंडियों का आर्थिक उन्नति करेंगे, सामाजिक उन्नति करेंगे और सांस्कृतिक उन्नति करेंगे। तो सबसे पहले हम वही पहचान की बात करते हैं। जैसे आप देखते हैं, आप देखे होंगे कि राशन कार्ड क्यों बनाते हैं? राशन कार्ड इसलिए बनाते हैं कि आपको राशन मिल जाए, यानी एक ID कार्ड मिला हुआ है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं, क्या उसको राशन मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा, एक बात समझिए, हम लोग वोटर कार्ड क्यों बनाते हैं? वोट देने के लिए। आधार कार्ड किस लिए बनाते हैं? कि एगो पहचान जिला के बुढ़मू प्रखंड के निवासी, बस। तो क्या उससे पहचान हो गया? नहीं। अगर उससे पहचान होगा, अगर आधार कार्ड और वोटर कार्ड से अगर पहचान हो जाए, तो जो बिहार से आए हुए हैं उसके पास भी आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं उसके पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जो गुजरात से आए हुए हैं उसके पास भी आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जो बंगाल से आए हैं उसके पास भी आधार कार्ड वोटर कार्ड है, और जो बांग्लादेश से भी आए हैं उसके पास भी आधार कार्ड वोटर कार्ड राशन कार्ड है। क्या झारखंडी होंगे? नहीं होंगे। तो झारखंडी होने का कोई तो मापदंड तय होगा ना, चाहे उसका रीति हो, रिवाज हो, या संस्कृति हो, या कागजात हो, कुछ तो होना चाहिए। तो है, झारखंड के पास क्या है? खतियान, सर्वे सेटलमेंट, उसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया है। अगर कोई कहता है, यहाँ कुछ प्रश्न आएगा, जैसे आप लोग अभी जब कमेटी का विस्तार होगा, एडहॉक कमेटी जब बनेगी, तो आप लोग को पंचायत में जाके पंचायत का विस्तार करना है, तो आप लोगों को बहुत सारे आपके बीच में प्रश्न आएंगे जिसका उत्तर आप लोग को देना पड़ेगा। इसलिए उसको पहले जानना पड़ेगा कि हम लड़ाई किस चीज़ की लड़ रहे हैं। तो पहला लड़ाई हम लोग पहचान की लड़ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ एक प्रश्न कर रहे हैं, बाहर के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, जैसे सुमित दा बोल रहे थे, दादा लोग बोल रहे थे, एक षड्यंत्र के तहत हम लोग को उलझाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है कि आप लोग जब तक मिलजुल के नहीं लड़ेंगे तब तक। और ये लड़ाई की बात यहाँ ही नहीं है, खतियान की लड़ाई में इस तरह उलझाया नहीं गया। जब झारखंड आंदोलन भी हो रहा था उस समय भी उलझाया गया था, उस समय भी लोगों को लड़ाया गया था कि बिहार अलग ना हो, लेकिन अलग हुआ। उसी तरह से देखिए, 32 का समझने के लिए एक लंबा इतिहास है, 32 के बनने के पीछे एक लंबा इतिहास है, चाहे CNT कानून को बनने के पीछे एक लंबा कहानी है, एक लंबा इतिहास है। तो सबसे पहले उस चीज़ को समझना पड़ेगा, उस बेस को समझना पड़ेगा कि हमारा CNT कानून कैसे बना और 1932 कैसे बना, और 1932 का कागज़ ही क्यों सही है, ऑथेंटिक है, कानूनी है, संवैधानिक है, ये चीज़ को भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, झारखंड में 4 प्रकार की भूमि है, एक भुइयारी है, कोड़कर है, मुंडारी है, फुटकटी है। ऐसे तो और भी ज़मीनें हैं, बंद खेता है, बुत खेता है, बट क्या है कि ये 4 प्रकार के इन सारे ज़मीनों को, इन ज़मीनें, ये सब जो ज़मीनें हैं, ये ज़मीन किसने बनाई थी? ये ज़मीन हमारे बाप दादों ने, हमारे पूर्वजों ने बनाई। जब 1767 ईस्वी में जब अंग्रेज कोल्हान से जब प्रवेश किए, तो वहाँ पर जब अंग्रेज आए तो उस समय तो कोयला नहीं था, अबरक नहीं था, तांबा नहीं था, तो लोग कमाते कैसे? कमाना तो था ना। तो उन लोगों ने 2 चीज़ों में
टैक्स लगाने का काम किया, लगान लगाने का काम किया। पहला जंगल पर, कि जंगल का जितना वन उत्पाद है उसमें लगान देना पड़ेगा। अगर जंगल से आप महुआ लेते हैं, फैलवा लेते हैं, पत्ता लेते हैं, दातुन लेते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा। यानी 1 रुपये का दातुन बेचते हैं तो आपको 60 पैसा जो है अंग्रेजों को देना पड़ता था, जमींदारों को देना पड़ता था 40 पैसा अपने। उसी तरह से अगर खेत में अगर आप 1 रुपये का अनाज उपजाते हैं तो उसमें 40 रुपये आपको लगान देना पड़ता है। तो जब 1767 ईस्वी में जब अंग्रेज यहाँ प्रवेश किया और इस तरह का नियम लागू कर दिए, तो यहाँ के जो आदिवासी थे, जो मूलवासी थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि भैया खेत हमारा है, खलिहान हमारा है, तो हम तुमको लगान क्यों देंगे, टैक्स क्यों देंगे। सच्चाई है, आज मान लीजिए आपका खेत है, आप उपजा रहे हैं, और कोई बाहरी आदमी आपको मांगेगा कि अगर 100 रुपये का उत्पादन हुआ, 100 में 40 रुपया 60 रुपया हमको दे दीजिएगा, विरोध कीजिएगा कि नहीं। उसी तरह से विरोध हुआ। तो 1767 ईस्वी में पहला विद्रोह होता है ढाल विद्रोह, हमारे लोगों ने किया। फिर 1773 ईस्वी में होता है चुहाड़ विद्रोह। चुहाड़ विद्रोह के बाद फिर 1785 ईस्वी में तिलका मांझी का विद्रोह, इस तरह का। फिर 1820 ईस्वी में आपका कौल विद्रोह, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह, हुल विद्रोह। फिर उसी तरह से उसी क्रम में 1900 में होता है लास्ट अंतिम बिरसा मुंडा का विद्रोह। ये सारे विद्रोह होने का कारण क्या जानते हैं? रीज़न क्या था? केवल अपना जल जंगल को, ज़मीन को बचाना, कि अगर ये जल जंगल ज़मीन हमारा है तो इसमें अधिकार हमारा होगा, हम किसी को अपना अधिकार दूसरे को नहीं देंगे। सच्चाई है, क्यों देंगे भाई? जब हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने उसमें करहा करके, उसको कोड़ करके, खुटकट्टी करके उस ज़मीन को तैयार किया, और ज़मीन को तैयार करने के बाद आप टैक्स मांगे तो हम कैसे दें? तो उसके पहले एक घटना घटती है 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में क्या होता है, एक लॉर्ड कार्नवालिस नाम का एक व्यक्ति आता है। कहाँ? उस समय हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, वो बिहार भी नहीं बना था, ना उड़ीसा बना था, हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी में थे। बंगाल प्रेसिडेंसी में कानून लाता है कि अस्थाई बंदोबस्ती का। अब अस्थाई बंदोबस्ती में क्या था कि हम आपको कागज़ देंगे कि ये ज़मीन आपका है। मान लीजिए हम लोग मौखिक रूप से उस समय जोत रहे थे, कोड़ रहे थे, और उसमें घुमंतु खेती जिसको बोलते हैं, वो घुमंतु खेती हम लोग कर रहे हैं। तो जोत कोड़ रहे थे मौखिक रूप से, तो आपका कोई कागज़ नहीं था। तो अंग्रेज लोग मांग रहे थे कि तुम इसमें जोत रहा है तो बताओ तुम्हारे पास कोई कागज़ है। तो कागज़ तो था नहीं, कैसे कह देते? और उस समय था कि जिसके हाथों में बंदूक है वही सबसे बड़ा पावरफुल है कि नहीं? तो इस तरह का नियम था। तो 1793 में क्या हुआ, एक अस्थाई बंदोबस्ती नाम का जब कानून आया, और उस कानून में क्या किया कि एक सर्वे, एक जांच कराने का काम किया कि फलना आदमी मान ले तोर जमीन लगो, तो तोर नाम पता लिख लो, रखवा, प्लॉट नंबर संख्या को दे दल को तोरा। लेकिन दे दिलक बाद की लोग कागज़ तोरा हाथ में दिए चाहे तू ना कर लो, वैसे ना कर लो। वो अस्थाई बंदोबस्ती के नाम में की कर लो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जमींदार लोग के बोले लो। और मान लीजिए बुढ़मू परमर हो, बुढ़मू प्रखंड हो, तो बुढ़मू प्रखंड में एक जमींदार का स्थापित कर दल को, और स्थापित करके वो पट्टा जो हो अपना एरिया के और हाथ में दे दल को, जमींदार के हाथ, कि ये इसमें जो लगान वसूलना है ये आपको लगान वसूलना है। अगर 1 रुपये का यहाँ कमाई होता है तो 60 पैसा आपको वसूलना है। अंग्रेज लोग चलाक थे, फूट डालो और राज करो की नीति जानते थे। वो लोग भारत के लोगों को, जैसे अभी झारखंड के लोगों को झारखंड के लोगों को लड़ा रहे हैं, झारखंडियों से ही लड़ा रहे हैं, उसी तरह से भारत के लोगों को भारत से ही लड़ा दिया, क्योंकि कैजुअलिटी उनकी भी होती थी। अगर मान लीजिए कभी आंदोलन हुआ, कभी विद्रोह हुआ, कभी उलगुलान हुआ, तो क्या होता था कि अंग्रेज लोग भी मारे जाते थे, फिर उसको ब्रिटेन संसद में जवाब देना पड़ता था, जो यहाँ के कमिश्नर रहते थे, जो यहाँ के ऑफिसर रहते थे। तो कैजुअलिटी से बचने के लिए, वो नुकसान से बचने के लिए क्या किया, भारत के लोगों को लड़ा दिया। अब जमींदार भी यहाँ नहीं लड़ा। जमींदार क्या किया, वो जो 40 पैसा उनको रखना था, वो 40 पैसा में वो 20 पैसा का एक लठेत रख दिया। मतलब आप 4 भाई हैं तो एक भाई आपको लठेत के रूप में नियुक्त करना है। और कभी आप विरोध करें लगान देने का कि हम लगान नहीं देंगे, खेत मेरा है, बारी मेरा है, लगान नहीं देगा, तो वही लठेत को आपको भेज देता था, आपका भाई ही आपको मारता था। जैसे आज हो रहा है, झारखंड के लोगों को लड़ाया जा रहा है, झारखंड आंदोलन में भी झारखंड के लोगों को लड़ाया जा रहा है, इसी तरह से। तो फिर क्या हुआ कि जब इसका विरोध होने लगा, तो 1900 ईस्वी में जब बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ, तो एक कमेटी बनता है, अंग्रेज लोग एक कमेटी बनाता है भारत में कि पूरा भारत में हम लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन एक झारखंड की माटी है, जो झारखंड की भूमि है, यहाँ सबसे ज़्यादा विद्रोह हो रहा है। लेकिन कारण क्या है, तो उस कमेटी का रिपोर्ट कहता है कि यहाँ के लोग जो है अपनी माटी, अपना जल जंगल ज़मीन को अपने माँ के समान मानते हैं। अगर इनका जल जंगल ज़मीन इनके हाथों में दे दिया जाए, इनमें टैक्स ना लगाया जाए, लगान नहीं दिया जाए, तो फिर ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, आंदोलन नहीं होगा, विद्रोह नहीं होगा। तो उस समय यहाँ का जो हॉफमैन था, जेएच हॉफमैन, यहाँ का कमिश्नर था, छोटा नागपुर का कमिश्नर था, बोला ऐसा बात है तो इनकी ज़मीनों को फिर से एक सर्वे करवाया जाए। और वही सर्वे हमारा शुरू हुआ 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में हमारा सर्वे शुरू हुआ, ख़त्म हुआ 1905 ईस्वी में, जो लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी को।
जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT के कानून में जो प्रावधान किया गया था, जो पहला जो लाइन लिखा गया था उसमें लिखा गया था इस कानून को बनाने। अब देखिए यहाँ एक और प्रश्न आएगा, कुछ लोग कहेंगे कि झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ। अलग हम जरूर हुए हैं बिहार से, कागजी रूप में अलग हुए, लेकिन कभी भी हम लोग बिहार के ना कल्चर से हमारा मैच किया है, ना प्रशासनिक कभी उनके साथ रहा है, ना कभी संस्कृति उनके साथ रहा है। अलग हम लोग तो पहले से ही थे। बिहार कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी में। और CNT कानून हमारे लिए कब बना? 1911 ईस्वी में। तो हम पहले ही तुमसे अलग है भैया। और ये CNT कानून बना तो किसके लिए बना? केवल और केवल झारखंड के लिए, केवल झारखंड वाला क्षेत्र है उसके लिए। काहे नहीं बिहार के लिए बना भैया, जब बिहार में साथ में थे? तो ये भी कह सकते हैं कि हम बिहार से पहले से ही अलग थे। हमारे लिए छोटा नागपुर सीमांत एजेंसी जो है 1837 ईस्वी में हमारे लिए कानून बन गया था, एक स्पेशल कानून बन गया था बिहार में रहते हुए। बिहार में तो छोड़ दिए, बंगाल में रहते हुए। जब बिहार भी शामिल था बंगाल में, तब भी हमारे लिए एक स्पेशल कानून था, एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था किया गया था हमारे लिए। दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी हो, CNT कानून हो, उसके बाद हम प्रशासनिक रूप से अलग हुए। भौगोलिक रूप से भी हम उन लोगों से अलग थे। भौगोलिक रूप से आप जाइए बिहार तो वहाँ की भूमि जो है समतल मिलेगा, आप बंगाल चले जाइए वहाँ का भूमि समतल मिलेगा, लेकिन झारखंड का भूमि उबड़ खाबड़ वाला भूमि, प्लेटू भूमि, ये टेबल लैंड भूमि है, ये उठा हुआ भाग है। तो हम कैसे नहीं अलग है भैया? हम बिहार से कहाँ, बिहार के साथ थे कब? हम तो पहले से अलग थे, खाली कागजी रूप में हम अलग नहीं थे, बस इतना ही बात था। बाकी अलग तो हम पहले से थे। तो पहला कानून हमारा बना 1908 ईस्वी में, जिसको हम लोग बोले पहला सर्वे सेटलमेंट। अब सर्वे सेटलमेंट के इसी के आधार पर फिर इसका ये है था कडास्ट्रल सर्वे। फिर एक 1932 में होता है जो रिविजनल सर्वे था। जब टेक्नोलॉजी उस समय उतना नहीं थी, तो फिर टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, तो 1932 में एक सर्वे करवाया गया। और यही सर्वे जाके बाद में इसी में खतियान इशू किया गया। खतियान 1932 में ही दिया गया। और कभी भी सर्वे होगा तो खतियान के आधार पर होगा। जैसे अभी सरकार 2023 में या फिर 24 में, चाहे आने वाले समय में, ज़मीन का डिजिटलीकरण करेगा, यानी डिजिटल कर दिया जाएगा। अगर आपको पट्टा देखना, आपका ज़मीन देखना, आपको कागज़ देखना है, तो आप सब डिजिटल रूप से मिलेगा। तो उसके लिए भी वो सरकार सर्वे कराएगी। तो क्या हम लोग मान लें कि हमारी पहचान 2023 से होगा? नहीं ना, खतियान से ही होगा। 2023 तो हम लोग डेडलाइन नहीं मान सकते, हम लोग तो 32 ही मानेंगे। तो सर्वे तो चलता रहेगा। तो मतलब जब जब सर्वे बदलेगा तब तब हमारा पहचान बदल जाएगा। खतियान बदल जाना चाहिए फिर नहीं होना। तो उसका बाद तीसरा सर्वे हम लोग को 1954 हुआ, चौथा 1964 में हुआ। आप लोग को यहाँ पर कुछ एक और प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न आएगा कि 1932 संवैधानिक कैसे है? ठीक है, तो संवैधानिक इसलिए है, असंवैधानिक बताने का प्रयास करेगा, लोग लागू नहीं होगा ऐसे बताने का प्रयास करेगा। ये षड्यंत्र है, साजिश है, प्रोपेगेंडा है। हम बता दे रहे कैसे। जब 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ, तो CNT कानून को और SPT कानून को, दोनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। और 9वीं अनुसूची में डालने के लिए क्या करना पड़ता है? संविधान में संशोधन करना पड़ता है। और संविधान में संशोधन करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा से बिल को पास कराना होता है, राष्ट्रपति से मुहर लगता है, तब जाके संविधान में संशोधन होता है। तो अब जब संविधान में वो कानून लागू है तो ये संवैधानिक हुआ कि नहीं? और अगर आप संवैधानिक बता रहे हैं तो इसका मतलब आप संविधान को गलत बता रहे हैं, यानी संविधान को गलत बता रहे हैं, यानी पूरे भारत की जनता को आप गलत बता रहे हैं। कैसे? आप इस बात को समझिए। पहले तो CNT कानून हमारा लागू हो गया संविधान में। संविधान में संशोधन कौन किया? संसद को कौन चुन के भेजा? हम लोगों ने। वोट किन्होंने दिया? हमने। यानी हमारे वोट से संविधान में संशोधन हुआ। हमारा जो CNT कानून था, SPT कानून था, जब उसमें लागू हुआ तो संवैधानिक बना, और आप उसको संवैधानिक ठहरा रहे हैं। मतलब सबका सब गलत हो जाएगा, फिर पूरा भारत गलत हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो CNT कानून आपका पूरी तरह से कानूनी है। अब है यहाँ पेज फंसने वाली है। कुछ लोग कहेंगे, एक और प्रश्न आएगा कि 1932 का सर्वे सेटलमेंट हर जगह नहीं है। ऐसा गलत है। 1932 का सर्वे सेटलमेंट 85 से 90% इलाकों में हुआ। कुछ इलाका जो कोल्हान का छूटा हुआ था, कोल्हान में भी हम लोग जांचे देखे। जब से ये आंदोलन चल रहा तब से हम लोग जांचने का पूरा काम कर रहे हैं। 1964 का जो सर्वे सेटलमेंट है वो कोल्हान के कुछ हिस्सों में हुआ है। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप 1908 को भी लीजिए, 1932 को भी लीजिए, 1954 को भी लीजिए, 1964 को भी लीजिए। और 1964 के पहले 1954, 1932, 1908 और 1897 उसके पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है उसको मान्यता दे दीजिए। और उस आधार पर झारखंडियों को परिभाषित कीजिए, एक कागज़ दे दीजिए, आइडेंटिटी कार्ड दे दीजिए कि झारखंडी यही। खेल खत्म हो जाएगा। जिसके पास 64 होगा वो 64 लेके चल जाएगा, किसके पास 54 होगा वो 54 लेके चल जाएगा, किसी के पास 32 होगा 32 लेके चल। स्थानीय ही तो बनाना है। उस सर्वे सेटलमेंट आप प्रज्ञा केंद्र में लेके जाइएगा कि देखिए मेरे पास खतियान है, आपके स्थानीय बन जाएगा, आपको एक ID कार्ड मिल जाएगा कि आप झारखंडी हैं। अब क्या होगा इससे कि एक घोरना घोरा जाएगा। जैसे आप देखते होंगे इसकी
बारी में जब आप सब्जी लगाते हैं, आलू लगाते हैं, तो लगाने से पहले घोरना घोरते हैं या घोर के आलू लगाते हैं? पहले घोरना घोरते हैं। घोरना इसलिए घोरते हैं कि मेरा आलू ना चढ़ जाए, मेरा बारी ना चढ़ जाए, इसलिए लगाते हैं। इसीलिए तो पहले झारखंड सरकार पहले नीति बनाएगी, नियम बनाएगी, तब तो वैकेंसी लाएगी। और नीति नियम ना रहेगा तो कैसे होगा? फिर तो बाहरी लोग चढ़ जाएगा, यानी बाहरी लोग हमारा नौकरी ले जाएगा, हमारा अधिकार ले जाएगा। और ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है आप समझिए। अभी 2016 के वैकेंसी, टीचर के वैकेंसी को 2022 में भी दिया गया और 2000 रघुवर दास के कार्यकाल में भी दिया। रघुवर दास के कार्यकाल में भी वही धांधली हुआ और हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भी वही धांधली हुआ। जब रघुवर दास ने गिरिडीह और गोड्डा में इंग्लिश के टीचर था वैकेंसी, उसमें 52 गो में से 48 गो बाहर के लोगों को हो गया। आपका 57 गो संस्कृत के टीचर में 56 गो बाहर के लोगों का हो गया। आपका केमिस्ट्री में 37 गो टीचर के वैकेंसी में 36 गो बाहर के लोग हो गए। सब कमोबेश सभी सब्जेक्ट में और सभी जनरल के सीटों में 95 से 99% बाहर के लोगों का हो गया। अभी देखिए वही वैकेंसी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर अभी उसकी ज्वाइनिंग दिया गया, एक सप्ताह पहले दिया गया। उसमें आप देखिएगा कि पलामू में 37 का टीचर का वैकेंसी था, जिसमें 35 को बाहर के लोगों का हो गया। आप पूर्वी सिंहभूम में खेल के टीचर का 26 को वैकेंसी था, 21 को बाहर के लोगों का हो गया। आप बोकारो चले जाइए, बोकारो में 13 को टीचर का वैकेंसी था, उसमें 9 को बाहर के लोगों का हो गया। आपका गिरिडीह में 12 टीचर का वैकेंसी था, उसमें 8 को बाहर का लोगों का हो गया। यानी आपका आलू, आपका बिलाती, आपका धान, आपका फसल चल रहा है, नीति नहीं रहने का कारण, नियम नहीं रहने के कारण। इस तरह से आपके साथ शोषण किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको घोरना पड़ेगा और एक ID कार्ड देना पड़ेगा। ऐसे इस बात को समझिए। मान लिया जाए बुढ़मू प्रखंड है, बुढ़मू प्रखंड में एक नियमावली बनता है, एक नीति बनता है। बुढ़मू प्रखंड से समझिए, अपने क्षेत्र से समझिए कि बुढ़मू प्रखंड के लोगों को अगर 100 को नौकरी निकलता है तो 90 को बुढ़मू प्रखंड के लोगों को देना है। ठीक है, देना है। तो पहले बुढ़मू प्रखंड के लोगों को हम ID कार्ड देंगे ना। जैसे मान लीजिए कोई सभा कराते हैं तो हम पहचान एक ID कार्ड देते हैं ना कि ये वॉलंटियर है, तभी तो पहचान होगा, नहीं तो कोई भी आदमी घुस जाएगा। उसी तरह से बुढ़मू प्रखंड के लोगों को एक ID कार्ड देंगे कि बुढ़मू प्रखंड का लोग है, तब तो नौकरी देंगे। और अगर हम पहचान नहीं करेंगे, ID कार्ड नहीं देंगे और नौकरी निकाल देंगे, तो हम आए डुमरी से, दादा लोग आया लोहरदगा से, तो ये लोग भी आपका नौकरी लेगा कि नहीं? कैसे पहचान कीजिएगा? आँख उसी तरह है, कान उसी तरह है, नाक उसी तरह है, भाषा उसी तरह, लेगा कि नहीं लेगा कि नहीं? इसलिए सबसे पहले आपको पहचान की जरूरत है। इसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा स्थानीय नीति, ये हमारा पहचान। अब है इसके आगे सरकार नियोजन बना। नियोजन किस तरह से होना चाहिए? वो जो पहले हम बोले थे कि हमारा CD की जो नौकरी निकलेगा उसमें 90%, उसमें बैरिकेडिंग लगाने के लिए, उसमें घोरने के लिए 2-3 चीज़ें करना पड़ेगा। एक स्क्रूटनी का नियम लाना पड़ेगा, दूसरा लाना पड़ेगा भाषा का बैरियर लगाना पड़ेगा। जब तक आप भाषा का बैरियर नहीं लगाइएगा, आप लोगों को नहीं रोक सकते। जैसे आप उड़ीसा का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ के नियोजन नीति का एग्जाम्पल लीजिए। हम पढ़ रहे थे तो जब वहाँ उड़ीसा का जब फॉर्म भरेंगे तो पहले ही कॉलम में रहता है डी यू नो ओडिया, देन फिल द फॉर्म। अगर आप ओडिया जानते हैं तब आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर उड़िया नहीं जानते ले पाएंगे। यानी 99% के मतलब 0.1% मतलब एक आध गो सीट अगर गलती से कोई बाहर का ले लेता होगा, लेकिन 99% वहीं के लोग नौकरी लेता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बैरियर बनाया, वैसा नीति बनाया, वैसा पॉलिसी बनाया। सेम कंडीशन, सेम नियम आपका बंगाल में लागू है, सेम नियम महाराष्ट्र में लागू है, सेम नियम गुजरात में लागू है। उसी तरह से हमारे जो 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा है, संथाली, मुंडारी, कुड़ू, खो, खड़िया, और 4 क्षेत्रीय भाषा खोटा, कुड़माली, नागपुरी, पंचपरगनिया, इन सारे भाषाओं को मान्यता दिया जाए। लेकिन यहाँ क्या होता है, सभी जितने बाहरी भाषा है 15 गो 16 गो सबको ला के घुसा देते हैं। यानी झारखंड बाबा जी का ढाबा। तो भैया आप समझिए नौकरी कौन लेगा? आसानी तो उसका होगा। स्क्रूटनी के नियम लाना पड़ेगा। जैसे बिहार में हम स्क्रूटनी, एक हमारे भैया थे टीचर में वैकेंसी निकाले थे। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है बिहार से, जो वहाँ टीचर का था, देखे होंगे आप लोग, फाड़ के फेंक दिया वहाँ सर्टिफिकेट को, फाड़ के फेंक दिया। क्योंकि वहाँ को था कि स्थानीयता बिहार का होना चाहिए। आप देखे होंगे कि 1 महीना पहले, जस्ट 1 महीना पहले हम लोग आंदोलन, ये जो बाहर के लोग कहते हैं, जो बिहारी लोग खास करके कहते हैं कि यहाँ तो हम भी 50 साल से रह रहे हैं, हम झारखंड। नहीं भैया, झारखंडी आप नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। जैसे दादा बोल रहे थे कि हम असम गए, वहाँ असम के चाय बागान, असम के चाय बागान में वी वीरोत्तम एक किताब लिखे हैं। वी वीरोत्तम के किताब में आपको मिलेगा कि हमारे जो लोग थे, झारखंड के भूमि के जो लोग थे, वो असम में चाय की खेती करने के लिए 1921 ईस्वी में गए हैं। अंग्रेज लोग लेके गए थे वहाँ चाय की खेती कराने के लिए। वो लोग वहीं गए, वहीं बस गए, और वहीं पर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, वहाँ के लोग सादरी बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं, पंचपरगनिया बोलते हैं वहाँ। लेकिन आज तक असम की सरकार वहाँ स्थानीय की मान्यता नहीं दी। उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, टी ट्राइब के कैटेगरी में रखा गया है।
ये लोग यहाँ के स्थानीय नहीं हैं। वो लोग को कहा गया कि आपका कैटेगरी अलग है, आप फाइट कीजिए, जनरल की सीटों में लड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप असम के निवासी नहीं हैं, आप बाहर से हैं। देखिए 1921 और अभी 21 यानी 100 साल पहले गए, उस हिसाब से तो हम वहाँ असमिया होना चाहिए। आप यहाँ 20 साल 10 साल यहाँ रघुवर दास बना दिया 1985, यानी 15 साल में तो आप झारखंडी कैसे भाई, किस आधार पे? हम 100 साल में गए और हम वहाँ असम का नहीं हो पाए। फिर इसी तरह अंडमान निकोबार उस हिसाब से हमारा होना चाहिए। क्या है कि अंडमान निकोबार का ऐसा कहा जाता है कि 40% आबादी हमारे झारखंड का, क्योंकि अंडमान निकोबार एक जंगल वाला क्षेत्र था, उसको बसाने के लेकर हम झारखंड के लोगों को ले गया था जंगल को साफ करने के लिए, और वो लोग वहीं बस गए। आज लोग वहाँ खोटा बोलते हैं, कुड़माली बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं, संथाली मुंडारी बोलते हैं, लेकिन आज तक वहाँ को उसको मान्यता नहीं प्राप्त है, स्थानीय को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो हम तुमको 30 साल में कैसे दे देंगे? गलत था कि नहीं? गलत था। चलिए रघुवर दास ने कुछ अच्छा किया, करने का प्रयास किया था, लेकिन अंतिम डेडलाइन, अंतिम सर्वे सेटलमेंट अगर 1964 तक आता तो वो सही होता, लेकिन उन्होंने भी गलत बना दिया। क्यों गलत बनाया? देखिए 1985 तक जितनी भी हमारी कंपनियां था, CCL, BCCL, ECCL, ये सारी कंपनियां आ चुका था। और इन कंपनियों में आने में क्या हुआ था कि हम लोग तो उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। हमारे दादा को कहा जाता है कि मेरा जब वहाँ कोयला वाला क्षेत्र पड़ता है तो वहाँ हम लोग के दादा लोग को कोयला काटने के लिए बोला ना जीवो किल जीवो, हमारे दादा का इतना था खेत हो, हम कैल जीवो तोर कोयला काटल तोर मजदूरी करल जीवो, और नहीं गया। तो क्या किया कि उत्तर बिहार से यूपी से सारे मजदूर को ले आया बाढ़ की तरह। आपका सबसे बड़ा महारत्न कंपनियों में BCCL, CCL और ECCL, अब उनमें बाढ़ की तरह लोग झारखंड में प्रवेश किए, और जितने लोग आए एक भी लोग रिटायर करके वापस नहीं गए, कोई नहीं गए। यानी 1950 तक 85 तक तो सारे लोग घुस गए, क्योंकि 1983-84 में BCCL, CCL और ECCL तीनों कंपनियां आई, जिसमें से लाखों मजदूर वहां से काम करने आए BCCL में, जो आज यहीं पर रहे। अगर 1985 का मान्यता देंगे तो सारे लोग तो फिर घुसे चले जाएंगे, तो फिर हमें फ़ायदा कहाँ से होगा? सब तो घुस ही गए, सिर्फ 85 नहीं चले उसका भी। अब यहाँ हेमंत सोरेन ने क्या किया? ये तो सबसे बड़ा घटिया काम किया, ये तो एकदम सबसे रद्दी काम किया। मतलब हम इसका विरोधी नहीं, लेकिन इसकी नीतियों का विरोधी जरूर है। रद्दी काम किया गया ना, ये 85 का बैरियर रहने दिया, ओपन फॉर ऑल कर दिया। जाइए झारखंड बाबा जी का ढाबा, आइए और लेके चले जाइए, कोई फैक्ट्री है। आपको अगर आपको OBC का सर्टिफिकेट बनाना है, आपको जातीय सर्टिफिकेट बनाना है, स्थानीय सर्टिफिकेट बनाना है, हम आपको बताते हैं। आप अपने से एक सर्वे कर लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा, आप प्रज्ञा केंद्र जाइए, बोलिए कि मेरे पास खतियान नहीं है, कोई सर्वे सेटलमेंट नहीं, हम यहाँ स्थानीय बनाना चाहते हैं। पहले तो नकार देगा, फिर कहेगा कुछ दे देंगे, खिला देंगे, 5,000 10,000 जो भी दे दीजिए, ठीक है, बन जाएगा। आपको क्या करेगा कि अगर आप यादव हैं तो कोई दूसरा यादव से, वो बिहार के यादव जो है वो आके झारखंड के यादव से संपर्क करेगा, चाहे वो अपना जो ऑनलाइन आज कल होता है उसमें खोलेगा, देखेगा कौन यादव है, उसमें वंशावली में जोड़ देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। 4 बेटा है 5 बेटा बना देगा, 2 बेटा है 3 बेटा बना देगा, और उसका स्थानीय बना देगा, जाति बना देगा, और इस तरह नौकरी कर रहा है। इस तरह आनी आपका रिजर्व सीट में भी मार रहा है, जनरल सीट तो खा ही रहा है, वो रिजर्व सीट भी मार रहा है। तो कहाँ तक आप शोषित होइएगा? आज आपको अगर जिंदा रहना है तो आपको भोजन चाहिए, और भोजन के लिए आपको रोज़गार चाहिए। आप शास्त्रों की बात करेंगे तो भी उसमें रोज़गार की बात करता है, तो रोज़गार आपको कहाँ होगा? अरे बिहार के पास तो खाली कटोरा है, वो भीख मांगेगा तो चलो चलता है, लेकिन हमारे पास सोने का कटोरा है फिर भी हम भीख मांगे, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। 40% खनिज है, जिसमें से केवल 26% अकेले कोयला है, और उसमें से हमारा झारखंड में 42% गरीबी है। दादा बोले कि रिच एस्टेट होते हुए भी सबसे गरीब, सही बात। क्यों है? रिच एस्टेट तो है, लेकिन गरीब क्यों है? केवल पॉलिसी के कारण, केवल नीति के कारण गरीब, और कोई दिक्कत नहीं। बाकी रोज़गार की कमी नहीं है, कंपनियों की कमी नहीं है, केवल और केवल एक पॉलिसी बनाने वाला चाहिए, एक नीति बनाने वाला चाहिए, कुछ जानकार लोग चाहिए, कुछ बुद्धिजीवी लोग चाहिए, जिससे वैसा नीति बन सके, वैसा पॉलिसी बन सके। आप देखिए, आप कैबिनेट को ही ले लीजिए, 11 का मंत्री विधायक हैं, सभी को ले लीजिए। किनको लगता है 11 मंत्रियों में कि ये नीति बना देगा? एक रामेश्वर उरांव थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका पढ़ा उनका सम्मान, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति क्या कर देगा जब तक सबकी मनसा ना हो? अरे हम लोग कितने भोले भाले लोग, कितने सीधे साधे लोग, हमारा जब लोग हैं, हमारे लोग आज जाके बिहार में, बंगाल में, यूपी में जाकर एक वार्ड सदस्य नहीं बने, लेकिन बाहर के लोगों को हम लोग यहाँ दामाद बनाए हुए। आज 18 ठो विधायक हमारे बाहरी, आपका 14 में 6 सांसद बाहरी है, और राज्यसभा को तो छोड़ दीजिए, राज्यसभा तो पहले सब बाहरी ही बनता था। अभी ये आंदोलन का नतीजा है कि 2 खतियानी बेटा जाके राज्यसभा का सांसद बन पाया, नहीं तो पहले 1 बनता था, 6 में 1 या 2,
कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा ये आंदोलन का नतीजा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब नीति बनाने वाले, नियम बना, भैया आप खाली वोट देने का अधिकार है, नीति बनाने का अधिकार आपका नहीं है। नीति तो वही बनाएगा जिसको आप चुन के भेजेंगे। अब बन्ना गुप्ता डायरेक्ट वहाँ विरोध करता है 1932 लागू नहीं हो सकता, खतियान लागू नहीं हो सकता, कैसे वो समर्थन कर देगा? जयमंगल सिंह डायरेक्ट विरोध करता है, पूर्णिमा नीरज सिंह डायरेक्ट विरोध करता है, तो कैसे नीति बन जाएगा, कैसे नियम बन जाएगा? राज सिन्हा डायरेक्ट विरोध कर रहा है, कैसे बन जाएगा? उसके लिए आपको अपने माटी से प्रेम करने वाला, जो आंदोलन से उपजा हुआ है, जो इस नीति की बात करता है, जो पॉलिसी की बात करता है, उसको सदन में भेजना पड़ेगा ताकि आपको नीति बन सके। दादा बोले कि सामाजिक क्रांति करना है तो सबसे पहले राजनीति। सच्ची बात है, राजनीतिक क्रांति किए बिना आप सामाजिक क्रांति कतई नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। यार ये कोई छोटा मोटा लोगों की बात नहीं है, बहुत बड़े विशेषज्ञ ने ही कहा था। देखिए राजनीतिक क्रांति कैसे होता है। आज हम लोग 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन बदलाव क्या हुआ? हम लोग तो लाखों की संख्या, हमारी भीड़ तो है यहाँ। इस संख्या को मत देखिए, ये प्रखंड विस्तार है इसलिए इतने लोग जुटे हैं। सभा यहाँ बगल में ही बुढ़मो में किए थे, क्या भीड़ था आप देखे ही होंगे। अगर उतना भीड़, उतना लोग अगर ठान लेते हैं कि हम लोग को बदलाव करना, तो बदलाव होगा। 2 साल में हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यही हमारे से चुना हुआ लोग अगर सदन में रहते कि आप भैया आप नीति बनाइए, आप पॉलिसी बनाइए, अगर चुने हुए हमारे लोग रहते तो वो बना देते, तो रातों रात नीति बन के आ जाता। और रातों रात नीति बन के आ जाता, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उससे वैकेंसी